दो स्याह फाम देव हैकल हबशी जिनकी कमर के गिर्द चीतों की खालें थीं, एक बड़ा सा टोकरा उठाए तेज तेज कदम चलते नजर आए और टोकरा लड़कियों के नीम दायरे के सामने रख दिया। साज सपेरों की बीन की धुन बजाने लगे। हबशी मस्त सांडों की तरह फुंकारते गायब हो गए। टोकरे में से एक बहुत बड़ी कली ऊपर को उठी और फूल की तरह खिल गई। इस फूल में से एक लड़की का चेहरा नमूदार हुआ और फिर वो ऊपर को उठने लगी। यूं लगता था जैसे सुर्ख बादलों में से चांद निकल रहा हो। ये लड़की इस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। उसकी मुस्कुराहट भी अर्जी नहीं थी। उसके बालों की चमक भी मिस्र की किसी लड़की की चमक नहीं लगती थी। और जब लड़की ने फूल की चौड़ी पत्तियों में से बाहर कदम रखा तो उसके जिस्म की लचक ने तमाशाइयों को मशहूर कर लिया। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर उसके कान में कहा, मुझे तवक्को नहीं थी कि ये इतनी खूबसूरत होगी। नाजी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहा, अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो, इस लड़की का नाम ज़िकोई है। इसे मैंने आपकी खातिर सिकंदरिया से बुलाया है। ये पेशावर रकासा नहीं और ये इस्मत फरोश भी नहीं। रक्स से इसे प्यार है, शौकिया नाचती है, किसी महफिल में नहीं जाती। मैं इसके बाप को जानता हूँ, साहिल पर मछलियों का कारोबार करता है। ये लड़की आपकी अकीदतमंद है, आपको पैगंबर मानती है। मैं इत्तेफाक से इसके घर इसके बाप से मिलने गया तो इस लड़की ने इस्तेदाद की कि सुना है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर मिस्र बनकर आए हैं, खुदा के नाम पर मुझे उनसे मिलवा दो। मेरे पास अपनी जान और रक्स के सिवा कुछ भी नहीं जो मैं इस अजीम हस्ती के कदमों में पेश करूं। काबिल सद एहतराम अमीर, मैंने आपसे रक्स सुरूद की इजाजत इसीलिए मांगी थी कि इस लड़की को मैं आपके हुजूर पेश करना चाहता था। आपने इसे बताया था कि मैं अपने सामने किसी लड़की को रक्स और रुरियानी की हालत में नहीं देख सकता। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ये लड़कियां जिन्हें आप मलबूस लाए हैं बिल्कुल नंगी हैं। आली मकाम, नाजी ने खसियाना होकर जवाब दिया, मैंने बताया था कि अमीर मिस्र रक्स को नापसंद फरमाते हैं, लेकिन ये कहती थी कि मेरा रक्स पसंद करेंगे क्योंकि मेरे रक्स में दावत गुनाह नहीं। ये एक बाइस्मत लड़की का रक्स होगा। मैं अय्यूबी के हुजूर अपना जिस्म नहीं अपना फन पेश करूंगी। अगर मैं मर्द होती तो अय्यूबी की जान की हिफाजत के लिए उसके मुहाफिज दस्ते में शामिल हो जाती। आप कहना क्या चाहते हैं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा। इस लड़की को अपने पास बुलाकर इसे खिराज तहसीन पेश करूं कि तुम अपने जिस्म को हजारों मर्दों के सामने उरिया करके बहुत अच्छा नाचती हो। इसे इस पर शाबाश कहूं कि उसने मर्दों के जिनसी जज्बात भड़काने में खूब महारत हासिल की है। नहीं अमीर मिस्र, नाजी ने कहा, मैं इसे अपने वादे पर यहाँ लाया हूँ। आप इसे शर्फ बारियाबी बख्शेंगे। ये बड़ी दूर से इस उम्मीद पर आई है। जरा देखिए इसे। इसके रक्स में पेशा वराना तासुर नहीं, खुद सपुर्दगी है। देखिए वो आपको कैसी नजरों से देख रही है। बेशक इबादत सिर्फ अल्लाह की जाती है, लेकिन ये रक्स की अदाओं से, अकीदत से, मखबूर निगाहों से आपकी इबादत कर रही है। आप इसे अपने खैमे में आने की इजाजत दे दें, थोड़ी सी देर के लिए। इसे मुस्तकबिल की वो माँ समझें जिसकी कोख से इस्लाम की पासबानी के लिए जांबाज जन्म लेंगे। ये अपने बच्चों को बड़े फख्र से बताया करेगी कि मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से तन्हाई में बातें करने का शर्फ हासिल किया था। नाजी ने निहायत पुर असर अल्फाज और जज्बाती लबो लहजे में सलाहुद्दीन अय्यूबी से मनवा लिया कि ये लड़की जिसे उसने एक बर्दर फरोश से खरीदा था, शरीफ बाप की बाइस्मत बेटी है। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहलवा लिया कि अच्छा इसे मेरे खैमे में भेज देना। ज़िकोई निहायत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को बल देती और बार बार सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखकर मुस्कुराती थी। बाकी लड़कियां उसके गिर्द तितलियों की तरह जैसे उड़ रही हों। ये उछल कूद वाला रक्स नहीं था। मशालों की रोशनी में कभी तो यूं लगता जैसे हल्के नीले शफाफ पानी में जलपरियां तैर रही हों। चांदनी का अपना एक तासुर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुतालिक कोई नहीं बता सकता था कि वो गुमसुम बैठा क्या सोच रहा था। नाजी के सिपाही जो शराब पीकर हंगामा बर्पा कर रहे थे वो भी जैसे मर गए थे। जमीन और आसमान पर वज्द तारी था। नाजी अपनी कामयाबी पर बेहद मसरूर था और रात गुजरती जा रही थी। निस्फ शब के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी उस खुशनुमा खैमे में दाखिल हुआ जो नाजी ने उसके लिए नस्ब कराया था। अंदर उन्होंने कालीन बिछा दिए थे। पलंग पर चीते की खाल की मानंद पलंग पोश था। फानूस जो रखवाया था उसकी हल्की नीली रोशनी शहरा की शफाफ चांदनी की मानंद थी और अंदर की फजा अतरबीज थी। खैमे के अंदर रेशमी पर्दे आवेजा थे। नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ खैमे में गया और पूछा, उसे जरा सी देर के लिए भेज दूं? मैं वादा खिलाफी से बहुत डरता हूँ। भेज दो, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा और नाजी हिरन की तरह चौकड़ियां भरता खैमे से निकल गया। थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुहाफिजों ने एक रकासा को उनके खैमे की तरफ आते देखा। खैमे के हर तरफ मशले रोशन थी। रोशनी का ये इंतजाम अली बिन सुफियान ने कराया था ताकि रात के वक्त मुहाफिज गिरदोपेश को अच्छी तरह देख सके।
रकासा करीब आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने इसे रक्स में देखा था। ये वही लड़की थी जो टोकरे में से निकली थी। वो जिकोई थी। वो रक्स के उस लिबास में थी जो तौबा शिकन था। उसमें वो उरियां थी। मुहाफिजों के कमांडर ने उसे रोक लिया। जिकोई ने उसे बताया कि उसे अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अयूबी ने बुलाया है। कमांडर ने उसे बताया कि ये उन अमीरों में से नहीं जो तुम जैसी फाहिशा लड़कियों के साथ रातें गुजारते हैं। आप उनसे पूछ लें। जिकोई ने कहा, मैं बिन बुलाए आने की जरूरत नहीं कर सकती। उनका बुलावा तुम्हें किस तरह मिला था? कमांडर ने पूछा। सालार नाजी ने कहा है कि तुम्हें अमीर मिस्र बुलाते हैं। जिकोई ने कहा, आप कहते हैं तो मैं वापस चली जाती हूँ। अमीर ने जवाब तलबी की तो खुद भुगत लेना। कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी ख्वाबगाह में एक रक्कासा को बुलवाया है। वो अयूबी के किरदार से वाकिफ था। उसके इस हुक्म से भी वाकिफ था कि नाचने गाने वालियों से ताल्लुक रखने वाले को 100 दुर्रे लगाए जाएंगे। कमांडर शशोपंज में पड़ गया। सोच सोचकर उसने जुर्रत की और सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में चला गया। अयूबी अंदर टहल रहे थे। कमांडर ने डरते डरते कहा कि बाहर एक रक्कासा खड़ी है, कहती है कि हुजूर ने उसे बुलवाया है। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, उसे अंदर भेज दो। कमांडर बाहर निकला और जिकोई को अंदर भेज दिया। मुहाफिजों की तवक्को थी कि उनका अमीर और सालार आजम इस लड़की को बाहर निकाल देगा। वो सब इसकी गरजदार आवाज सुनने के लिए तैयार हो गए, मगर उन्हें ऐसी कोई आवाज न सुनाई थी। रात गुजरती जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाजें सुनाई देने लगी। मुहाफिज दस्ते का कमांडर बेकरारी के आलम में इधर उधर टहलने लगा। एक मुहाफिज ने उसे कहा, क्या ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाहिशा के साथ ताल्लुक रखना जुर्म है? हाँ, उसने जवाब दिया। हुक्म सिर्फ मातहतों के लिए और कानून सिर्फ रियाया के लिए होते हैं। अमीर मिस्र को दुर्रे नहीं लगाए जा सकते। बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। कमांडर ने जल कर कहा, सलाहुद्दीन अयूबी शराब भी पीता होगा, हम पर झूठी पारसाई का रोब जमाता है। उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन अयूबी का जो बुत था वो टूट फूट गया। इस बुत में से एक अरबी शहजादा निकला जो अय्याश और बदकार था और पारसाई के पर्दे में गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था। दूसरी तरफ नाजी बहुत खुश था। सलाहुद्दीन अयूबी की खुशनुदी के लिए उसने शराब सूंघी भी नहीं थी। वो अपने खेमे में बैठा मसरत से झूम रहा था। उसके सामने उसका नायब सालार अदरुश बैठा था। उसने नाजी से कहा, उसे गए बहुत वक्त गुजर गया है। मालूम होता है हमारा तीर सलाहुद्दीन अयूबी के दिल में उतर गया है। मेरा तीर खता गब गया था, नाजी ने कहकहा लगाकर कहा। अगर ये तीर खता जाता तो फौरन यहीं लौट के हमारे पास आ जाता। तुम ठीक कहते थे, अदरुश ने कहा। जिकोई इंसान के रूप में तलिस्म है। मालूम होता है ये लड़की हशीशैन के साथ रही है, वरना सलाहुद्दीन अयूबी जैसा बुत कभी न तोड़ सकती। मैंने उसे जो सबक दिए थे वो हशीशैन के कभी वहमो गुमान में भी नहीं आए होंगे, नाजी ने कहा। अब सलाहुद्दीन अयूबी के हलक से शराब उतारनी रह गई है। नाजी को बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर गया। वो जिकोई नहीं थी, कोई सिपाही जा रहा था। नाजी ने दूर से सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और बाहर मुहाफिज खड़े थे। उसने अंदर जाकर उदरिश से कहा, अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी जिकोई ने बुत तोड़ डाला है। रात का आखिरी पहर था जब जिकोई सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे से निकली। नाजी के खेमे में जाने की बजाय वो दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जिसका जिस्म सर से पांव तक एक ही लिबादे में ढका हुआ था। उसने धीमी सी आवाज में जिकोई को पुकारा। वो उस आदमी के पास चली गई। वो आदमी उसे एक खेमे में ले गया। बहुत देर बाद वो उस खेमे से निकली और नाजी के खेमे का रुख कर लिया। नाजी उस वक्त तक जाग रहा था और कई बार बाहर निकलकर सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे को देख चुका था कि जिकोई ने सलाहुद्दीन अयूबी को फांस लिया है और उसे आसमान की बुलंदियों से घसीटकर नाजी की जहनियत की पस्तियों में ले आई है। उदरुश, उसने कहा, रात तो गुजर गई है, वो अभी तक आई नहीं। वो अब आएगी भी नहीं, उदरुश ने कहा। अमीर मिस्र उसे अपने साथ ले जाएगा। ऐसे हीरे कोई शहजादा वापस नहीं किया करता। तुमने इस पर भी गौर किया है? नहीं, नाजी ने कहा। मैंने अपनी चाल का ये पहलू तो सोचा ही नहीं था। क्या ये नहीं हो सकता कि अमीर मिस्र जिकोई के साथ बाकायदा शादी कर ले? उदरुश ने कहा। इस सूरत में यह खतरा है कि लड़की हमारे काम की नहीं रहेगी। वो है तो होशियार, नाजी ने कहा, मगर रक्कासा का क्या भरोसा। वो रक्कासा की बेटी है और तजुर्बाकार पेशावर है, धोखा दे सकती है। वो गहरी सोच में खोया हुआ था कि जिकोई उसके खेमे में दाखिल हुई। उसने हंसकर कहा, अपने अमीर के जिस्म का वजन करो और लाओ इतना सोना। आपने मेरा यही इनाम मुकर्रर किया था ना? पहले बताओ हुआ क्या है? नाजी ने बेताबी से पूछा। जो आप चाहते थे, जिकोई ने जवाब दिया। आपको ये किसने बताया है कि सलाहुद्दीन अयूबी पत्थर है, फौलाद है और वो मुसलमानों के अल्लाह का साया है? उसने जमीन पर पांव का ठुड्डा मारकर कहा।
वो इस रेत से ज्यादा बेबस है जिसे हवा के हल्के हल्के झोंके उड़ाते फिरते हैं। तुम्हारे हुस्न के जादू और जबान के तिलिस्म ने उसे रेत बनाया है, उदरुश ने कहा, वरना ये कमबख्त चट्टान था। हाँ, चट्टान था, ज़िकोई ने कहा। अब रेतला टीला भी नहीं। मेरे मुताल्लिक कोई बात हुई थी? नाजी ने पूछा। हाँ, ज़िकोई ने जवाब दिया। पूछता था कि नाजी कैसा आदमी है। मैंने जवाब दिया कि मिस्र में अगर आप किसी पर एतमाद करना चाहें तो वो सिर्फ नाजी ही है। उसने पूछा कि तुम उसे किस तरह जानती हो? मैंने कहा कि वो मेरे बाप के गहरे दोस्त हैं। हमारे घर गए थे और मेरे बाप से कहते थे कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम हूँ, मुझे समंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो कूद जाऊंगा। फिर उसने मुझसे पूछा कि बाइस्मत लड़की हो? मैंने कहा आपकी लोंडी हूँ, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। कहने लगा कुछ देर मेरे पास बैठो। मैं उसके पास बैठ गई। फिर वो अगर पत्थर था तो मोम हो गया और मैंने मोम को अपने सांचे में डाल लिया। उससे रुखसत होने लगी तो उसने मुझसे माफी मांगी। कहने लगा मैंने जिंदगी में पहला गुनाह किया है। मैंने कहा ये गुनाह नहीं, आपने मेरे साथ धोखा नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की, मुझे बादशाहों की तरह हुक्म देकर नहीं बुलाया, मैं खुद आई थी, फिर भी आऊंगी। लड़की ने हर एक बात इस तरह खुलकर सुनाई जिस तरह उसका जिस्म उड़िया था। नाजी ने जोश मुसर्रत से उसे अपने बाजों में ले लिया। अदरश ज़िकोई को खिराज तहसीन और नाजी को मुबारकबाद पेश करके खैमे से निकल गया। सहरा की इस पुरअसरार रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया वो किसी भी सहराई सुबह से मुख्तलिफ नहीं थी, मगर इस सुबह के उजाले ने अपने तारीख सीने में एक राज छुपा लिया था जिसकी कीमत इस सल्तनत इस्लामिया जितनी थी जिसके क़याम और इस्तेहकाम का ख्वाब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा और उसकी ताबीर का अज़्म लेकर जवान हुआ था। गुज़िश्ता रात इस सहरा में जो वाक़या हुआ उसके दो पहलू थे। एक पहलू से नाजी और अदरुश वाकिफ थे, दूसरे पहलू से सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुहाफिज दस्ता वाकिफ था। और सलाहुद्दीन अय्यूबी उसका सुराग रसां और जासूस अली बिन सुफियान और ज़िकोई तीन ऐसे अफराद थे जो इस वाक़े के दोनों पहलुओं से वाकिफ थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उसके स्टाफ को नाजी ने निहायत शान शौकत और अकीदतमंदी से रुखसत किया। सूडानी फौज दो रोया खड़ी सलाहुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नारों के जवाब में बाजू लहराने, मुस्कुराने और दीगर तकल्लुफात की परवाह न की। नाजी से हाथ मिलाया, अपने घोड़े को एड़ लगा दी। उनके पीछे उनके मुहाफिजों और दीगर स्टाफ को भी घोड़े दौड़ाने पड़े। अपने मरकजी दफ्तर में पहुंचकर वो अली बिन सुफियान और अपने एक नायब को अंदर ले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो सारा दिन कमरे में बंद रहे। सूरज गुरूब हुआ, रात तारीख हो गई। कमरे के अंदर खाना तो दरकिनार पानी भी नहीं गया। रात खासी गुजर चुकी थी जब तीनों बाहर निकले और अपने अपने घरों का रवाना हुए। अली बिन सुफियान उनसे अलग हुआ तो मुहाफिजों के दस्ते के कमांडर ने उन्हें रोक लिया और कहा, मोहतरम, हमारा फर्ज है कि हुक्म माने और जबानें बंद रखें, लेकिन मेरे दस्ते में एक मायूसी और बेइत्मीनानी पैदा हो गई है। खुद मैं भी इसका शिकार हो रहा हूँ। कैसी मायूसी? मुहाफिज कहते हैं कि एक फौज को शराब पीने की इजाजत है, तो हमें इससे क्यों मना किया गया है? कमांडर ने कहा, अगर आप मेरी शिकायत को गुस्ताखी समझें तो सजा दे दें, लेकिन मेरी शिकायत सुन लें। हम अपने अमीर को खुदा का बरगुजीदा इंसान समझते थे और उस पर दिलो जान से फिदा थे, मगर रात उसके खैमे में एक रक्कासा गई थी। अली बिन सुफियान ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, तुमने कोई गुस्ताखी नहीं की। गुनाह अमीर करे या गुलाम, सजा में तो कोई फर्क नहीं। गुनाह बहरहाल गुनाह है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि रक्कासा और अमीर मिस्र की खुफिया मुलाकात के साथ गुनाह का कोई ताल्लुक नहीं था। कि क्या था अभी नहीं बताऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ तुमको सब मालूम हो जाएगा कि रात क्या हुआ था। उसने कमांडर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरी बात गौर से सुनो आमिर बिन सालेह, तुम पुराने अस्करी हो, अच्छी तरह जानते हो कि फौज और फौज के सरबराहों के कुछ राज होते हैं जिनकी हिफाजत हम सब का फर्ज है। रक्कासा का अमीर मिस्र के खैमे में जाना भी एक राज है। अपने जाबाजों को किसी शक में न पड़ने दो और किसी से जिक्र तक न हो कि रात को क्या हुआ था। अली बिन सुफियान की काबिलियत और कारनामों से ये कमांडर आगाह था, मुतमईन हो गया और उसने अपने दस्ते के शकूक रफा कर दिए। अगले रोज सलाहुद्दीन अय्यूबी दोपहर का खाना खा रहे थे कि उन्हें इत्तला दी गई कि नाजी मिलने आया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी खाने से फारिग होकर नाजी से मिले। नाजी का चेहरा बता रहा था कि घबराया हुआ है और गुस्से में भी है। उसने हकलाने के लहजे में कहा, काबिल सद एहतराम अमीर, क्या ये हुक्म आपने जारी किया है कि सूडानी मुहाफिज फौज की 50,000 नफरी मिस्र की उस फौज में मदगम कर दी जाए जो हाल ही में तैयार हुई है? हाँ नाजी, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तहम्मुल से जवाब दिया। मैंने कल सारा दिन और रात का कुछ हिस्सा सर्फ करके और बड़ी गहरी सोच विचार के बाद
یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ تم اب اس فوج کے سالار نہیں ہوگے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ علی مقام ناجی نے کہا، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کی گئی ہے، ناجی نے کہا۔ آپ کے بلند دماغ اور گہری نظر کو چھان بین کر لینی چاہیے۔ مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں میرے دوست، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اسی لیے کیا ہے کہ فوج میں کسی کا عہدہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اور کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، وہ شراب نہ پیے، ہلڑ بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناچ گانے نہ ہوں۔ لیکن عالیجا، ناجی نے کہا، میں نے حضور سے اجازت لے لی تھی، اور میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کو اس کی اصل حالت میں دیکھ سکوں جسے تم ملت اسلامیہ کی فوج کہتے ہو۔ میں 50,000 نفری کو برطرف نہیں کر سکتا، مصری فوج میں اسے مدغم کر کے اس کے کردار کو سدھار دوں گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری، سوڈانی، شامی اور اجمی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا جھنڈا ایک اور مذہب ایک ہے۔ امیر عالی مرتبت نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری حیثیت کیا رہ جائے گی جس کے تم اہل ہو، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ اپنے ماضی پر خود ہی نگاہ ڈالو، ضروری نہیں کہ اپنے کارستانیوں کی داستان مجھ سے سنو، فوراً واپس جاؤ، اپنی فوج کی نفری، سامان، جانوروں، سامان خوردونوش وغیرہ کے کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کر دو، 7 دن کے اندر اندر میرے حکم کی تعمیل مکمل ہو جائے۔ ناجی نے کچھ کہنا چاہا لیکن صلاح الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے نکل گئے۔ ناظرین، آج کی قسط میں اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اسی ویڈیو کے تسلسل کے ساتھ نئی قسط میں۔ اگر آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارا اور آپ کا